Today's lecture, we are going to discuss about hyperconjugation. This type of hyperconjugation is also known as no bond resonance. तो इसके लिए हम केस स्टडी लेंगे प्रोपीन की। प्रोपीन में अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की जो यूजुअल बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। अब नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ एनालिसिस किया गया बाय यूजिंग XRD तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान जो बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 की बजाय 1.46 आई, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की एवरेज के करीब थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड के अंदर कहीं से डबल बॉन्ड करैक्टर की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अच्छा, अब हम इसको थ्योरेटिकल अजम्पशन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल का एनालिसिस करें तो ये कार्बन जो है sp2 है और ये कार्बन sp3। तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp3। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी दैट विल बी मोर टूवर्ड्स कार्बन नंबर 2। तो ये बॉन्ड बन जाएगा पोलर बॉन्ड। अब कार्बन 3 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो ये कार्बन नंबर 3 अपने चार्ज की डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए अपने साथ कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी। तो इन रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो माइग्रेट हो जाएगा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान और ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर एज नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है और कार्बन का बॉन्ड जो है वो फॉर द मोमेंट फॉर इंस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव नहीं कर सकती। ये लेबाइल हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट नहीं सकती। क्यों नहीं टूट सकती? कि ये चार्ज वापस इन दोनों कार्बन के दरमियान आता है और ये कार्बन डबल बॉन्ड जो रिसेंट डेवलप हुआ था ये वापस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान रिटेन हो जाएगा और स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है वो वापस बन जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल अजम्पशन हमें ये बताती है कि समटाइम्स इन सम मॉलिक्यूल्स देयर इज एन अदर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर in which for some moments there is double bond between carbon 2 and 3 and there is no bond between carbon and hydrogen. That's why this type of hyperconjugation is also known as no bond resonance. अब ये जो hyperconjugation है ये इसका एडवांटेज या इनमें से ये दोनों फॉर्म्स जो है ये कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। इनको हमने असाइन कर दिया नंबर 1 और नंबर 2। अब देखना ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जबकि इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज ही है। दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर 2 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 1। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो ये तो कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन जो है वो एज ए स्ट्रक्चर 1 होगा, कुछ प्रोपोर्शन जो होगा वो स्ट्रक्चर 2। लेकिन किसी भी मोमेंट पे जो ज्यादा काउंट होगा, जो ज्यादा नंबर होगा, जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? स्ट्रक्चर नंबर 1 की फॉर्म में। तो फिर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर 1 है या स्ट्रक्चर 2 है? ये दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा आ गया है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड डबल डेवलप हो गया और इस कार्बन के ऊपर चार्ज टर्मिनल पे आ गया नेगेटिव। अच्छा, अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास मॉलिक्यूल है 1 ब्यूटेन।
1 ब्यूटीन में अब ये दोनों कार्बन जो हैं जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रही हैं, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जो हैं बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी उतनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स बनेगी, जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब हम 1 ब्यूटीन और दूसरा मॉलिक्यूल था 2 ब्यूटीन, इन दोनों को अगर हम देखें तो 1 ब्यूटीन में अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 ब्यूटीन 1 अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि 2 ब्यूटीन में ये दोनों कार्बन जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा। 2 अल्फा कार्बन हो गए और 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा? 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 ब्यूटीन के रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। और रिएक्टिविटी की पूछा जाए तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। नेक्स्ट असाइनमेंट है पेंटीन के डिफरेंट आइसोमर्स। तो पेंटीन के 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 पोजीशन पे, और अगर हम 3rd पे लेके जाएंगे तो ये अगेन स्ट्रक्चर नंबर 2 ही बन जाएगी। तो इट मींस के ब्यूटीन के पेंटीन के कितने आइसोमर्स हैं? 2 ही आइसोमर हैं। और 1 में अगर देखें तो ये दोनों कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन जो है वो 1 है, जबकि इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन का काउंट 2 है। एक अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी अल्फा कार्बन के साथ 3। तो इट मींस के जो 2 पेंटीन है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 पेंटीन। और रिएक्टिविटी का अगर पूछा जाए तो 1 पेंटीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 2 पेंटीन। यही हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है ये हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटाइंस। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम डिटरमिन करते हैं कि मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग क्यों होता है। लास्ट जो लेक्चर हमारा गुजरा था उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा था और हमने वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, किसी का डोनेटिंग था, किसी का विड्रॉइंग था। तो वहां पर हमने मिथाइल ग्रुप को स्किप कर दिया था। मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग क्यों होता है। तो बेटा इसमें मिथाइल कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन वो होता है जिसमें पॉजिटिव कार्बन के साथ या तो कोई कार्बन ना हो या एक कार्बन हो। तो ये दोनों कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ये वाली स्पीशी जो है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं। 3rd केस में देखें तो पॉजिटिव कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकैटाइन। प्राइमरी कार्बोकैटाइन में, मिथाइल कार्बोकैटाइन में अल्फा कार्बन जो है वो 0 है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, जिसको हमने 1A असाइन किया था नंबर। ये 1A है और पहला मॉलिक्यूल जो था वो 1 है। इसमें अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 3। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 6। टर्शियरी कार्बोकैटाइन में अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 9। तो इनमें से टर्शियरी कार्बोकैटाइन के एक केस को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम इसका मॉडल देखें तो इस मॉडल में जो है ये जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल कार्बन को जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि इसके साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं दे आर टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। और अब देखें इसमें तो तीनों मिथाइल ग्रुप का इस कार्बन से डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सारा इक्वल है। तो ये वाला बॉन्ड किसी मोमेंट पे कार्बन हाइड्रोजन का ब्रेक होगा और ये बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहीं पर रिजाइड करेगी। जब ये बॉन्ड वापस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बन जाएगा तो नेक्स्ट मोमेंट पे ये वाला बॉन्ड
इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट मोमेंट पे जो है ये वाला बॉन्ड जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह टोटल टर्शरी कार्बोकैटाइन के केस में 9 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकती हैं। एक मैंने आपको बना दी, बाकी आप लोग खुद से बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन की 9 स्ट्रक्चर्स बनेगी, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की 6 और प्राइमरी की 3। तो हमें पता है जितनी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है उतनी स्पीशी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में अगर हम इनको अरेंज करें स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो टर्शरी विल बी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये जितना भी हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है? तो उसका आंसर है यस, लेकिन यस तब होगा जब जो अल्फा कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, उसके साथ जो ग्रुप अटैच हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन के कोई एविडेंस या कोई एग्जांपल नहीं मिलती। तो जब बेंजीन रिंग के साथ टर्शरी ब्यूटाइल रिंग ग्रुप अटैच होगा तो इसका एविडेंस मौजूद है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग को डोनेट कर सकता है। क्लियर है जी? ओके, थैंक यू जी।